ये अफसाना सत्यराज का है। सत्यराज के केले के खेत थे। जब भी उसके खेतों में केलों की फसल कटाई लायक हो जाती थी, तब एक कारोबारी आया करता था। अरे सत्या, तुझे तो इल्म है ही, आजकल बाजार में कितनी मंदी चल रही है। इस मर्तबा केले के दाम और गिर गए हैं। अरे भाईजान, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम किसानों का क्या होगा? अब क्या कहूँ, इस मर्तबा दाम कब्ल से 20% कम हो गए हैं। अरे बाप रे, ऐसे चलता रहा तो हमारा क्या हश्र होगा? सोचा था इस साल दुख्तर का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, लेकिन अब मालूम होता है कि ये मुश्किल है। अब क्या कहूँ भाई। यहाँ सत्यराज की बीवी ऐश्वर्या और बेटी बाजार से लौट रही थी। ऐश्वर्या का तवज्जो बाजार में केले के चिप्स के ठेले की जानिब गया। अम्मा, मुझे केले का चिप्स दिलवा दो ना अम्मा। ठीक है। दोनों केले के चिप्स के ठेले के जानिब गए। भैया, कैसे भाव दिए केले के चिप्स? 200 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? केला तो बस 10 रुपए किलो फरोख्त होता है और तुम 200 रुपए किलो चिप्स फरोख्त करते हो। केले के अलावा तेल और मेहनत भी लगती है। आपको लेना है तो लो, वरना चलते बनो। गीता, मैं तुझे घर पर चिप्स बनाकर देती हूँ। ये बेहद महंगा है, वो भी ढेर सारा बनाऊंगी। चलेगा ना? ठीक है अम्मा। ऐश्वर्या और गीता घर आए और ऐश्वर्या ने घर में रखे हुए कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाना शुरू किया। अम्मा, तुमने कहाँ से सीखा ये चिप्स बनाना? अपनी अम्मा से। नानी अम्मा को चिप्स भी बनाना आता था? वैसे भी हमारे बचपन में ऐसे चिप्स के ठेले नहीं होते थे, सब कुछ अम्मा ही बनाती थी। फिर तो कितने पैसे बचते होंगे ना? हाँ। गीता बड़ी बेसब्री से चिप्स के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। फिर जब ऐश्वर्या ने चिप्स तेल की कड़ाही से निकाले। अम्मा, बन गए क्या? हाँ हाँ, बन गए। अब बस थोड़ा सा ठंडा होने दे। ऐश्वर्या कुछ मिनटों के लिए रुकी और फिर उसने केले के चिप्स खाने शुरू कर दिए। इसी वक्त सत्यराज घर में दाखिल हुआ। घर लौटते ही केले के चिप्स की खुशबू आई। अरे वाह, केले की चिप्स, क्या बात है। सत्यराज भी अपनी बेटी के साथ केले के चिप्स खाने लगा। बहुत खूब। वाह ऐश्वर्या, तुम्हारे हाथ के केले के चिप्स कमाल हैं। लेकिन आज किस खुशी में चिप्स बने हैं? वो अब्बा, मैंने बाजार में केले के चिप्स खिलाने को कहा था, तो अम्मा ने दाम पूछा। वो ठेले वाला 200 रुपए किलो बोल रहा था। मैंने उससे कहा कि कच्चे केले तो 10 रुपए किलो फरोख्त होते हैं, तो बोला कि इसमें तेल और मेहनत भी लगता है। तो मैंने सोचा सबके लिए केले के चिप्स ही बना लूं। केले के चिप्स खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद करूं? ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे तो केले भी घर के हैं, बस बनाने की मेहनत और तेल। लेकिन ऐश्वर्या, गौर करने वाली बात ये है कि केले बस 10 रुपए किलो और केले की चिप्स 200 रुपए किलो फरोख्त होते हैं। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि हमें केले की चिप्स बनाकर उसकी फैक्ट्री डालनी चाहिए। मतलब बड़ी तादाद में चिप्स बनाएंगे। हाँ, और इसमें लागत भी कम है। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। बस मदद के लिए एक खादिम रखना होगा। वो भी है, और हमारी आमदनी में कितना इजाफा हो जाएगा वो सोचो। अगर केले की चिप्स हम 150 रुपए किलो में भी फरोख्त करते हैं तो सभी हमसे ही खरीदेंगे। बिल्कुल। वैसे भी केले की फसल का दाम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। तुमने अच्छी तरकीब निकाली है ऐश्वर्या। जल्द ही सत्यराज ने घर के बाहर एक शेड बना दिया। इस शेड में उसने बड़ा सा चूल्हा बनाया जिस पर एक बड़ी कड़ाही लगा दी। फिर सत्यराज, ऐश्वर्या और उसके खादिम ने मिलकर कच्चे केलों से केले के चिप्स तैयार कर लिए। ऐश्वर्या ने नमक और मसाला मिलाया और तैयार हो गए केले के चिप्स। फिर इन केले के चिप्स को लेकर सत्यराज शहर की दुकानों में गया। भाईजान, ये ताजे केले के चिप्स हैं, मेरे खुद के खेत के हैं। मैंने अभी केले के चिप्स बनाने शुरू किए हैं। क्या आप अपनी दुकान के लिए ये चिप्स खरीदेंगे?
कब्ल मैं खुद चक्कर देखूंगा। सत्यराज ने उसके सामने चिप्स रखे। उस शख्स ने केले के चिप्स खाए। वाह, ये तो बहुत खूब है। क्या दाम लोगे इनका? 150 रुपये किलो। ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो और अपना नंबर भी दे दो। खत्म होंगे तो फिर कॉल करूंगा। ठीक है भाईजान। सत्यराज कई और दुकानों पर गया और उसने सभी को अपने केले के चिप्स फरोख्त किए। जब वो घर पहुंचा तो उसके ज्यादातर केले के चिप्स फरोख्त हो चुके थे। ये देखो ऐश्वर्या, आज 30 किलो चिप्स फरोख्त हुए हैं। 4,500 रुपये एक दिन की कमाई है। बाप रे! ये 10 किलो बच गए हैं, शायद कल तक ये भी फरोख्त हो जाएं। अच्छा है। तभी सत्यराज के मोबाइल पर एक कॉल आया। जी भाईजान, अभी 10 किलो केले के चिप्स बचे हैं। हाँ, अभी लाता हूँ। क्या हुआ? मालूम होता है हमारे चिप्स अच्छे से फरोख्त हो रहे हैं। एक दुकानदार को 10 किलो और चाहिए, देकर आता हूँ। सत्यराज दुकानदार को केले के चिप्स देकर पैसे लेकर आता है। रास्ते में उसे कई और दुकानदार के कॉल आते हैं। अरे ऐश्वर्या, सारे चिप्स खत्म हो गए। कल 30 किलो चिप्स का और ऑर्डर आया है। वाह, ये तो बढ़िया है। सोचा नहीं था कि केले से भी मैं कभी इतने पैसे कमाऊंगा। अब सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। यकीनन। ऐश्वर्या के केले के चिप्स धूम मचा चुके थे। वो रोज 30-40 किलो केले के चिप्स बनाया करती थी, जो हाथों हाथ फरोख्त हो जाया करते थे। दोनों मियाँ बीवी काफी मुनाफा कमा रहे थे। फिर एक रात ऐश्वर्या के दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे और भी मुनाफा कमाना है, और अगर मैं सस्ता वाला तेल इस्तेमाल करूं तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। हाँ, वैसे भी तेल से जायके का क्या फर्क आएगा। और अगले दिन से ऐश्वर्या ने सस्ते वाले तेल में चिप्स बनाना शुरू कर दिया। इस बात से बेखबर सत्या चिप्स को दुकानों पर फरोख्त कराया। ये सिलसिला कुछ रोज तक चलता रहा। फिर एकाएक दुकानदार कम चिप्स खरीदने लगे। आज 3 किलो चिप्स ही दे दो भाई। देखो, कल के भी ऐसे ही पड़े हैं। अब सत्या सोच में पड़ गया कि एकाएक उनके चिप्स की मांग कम कैसे हो गई। ऐश्वर्या, यकायक लोगों ने चिप्स खरीदना कम क्यों कर दिया होगा? ऐश्वर्या के चेहरे पर परेशानी की शिकन थी, जैसे उसे इल्म था कि क्या हुआ है। शायद ये मेरी गलती है। मैंने ही अच्छे तेल की जगह सस्ता तेल डाला। सोचा लोगों को जायके का इल्म नहीं होगा और हमारे मुनाफे में इजाफा हो जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो बेईमानी हुई। तुम्हारी जरा सी लालच की वजह से हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा हरगिज नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? अब एक ही रास्ता है। सत्यराज ने ऐश्वर्या को अच्छे तेल में केले के चिप्स बनाने को कहा और ये चिप्स सत्यराज दुकानदारों के पास ले गया। अरे भाईजान, पहले के जितने भी चिप्स बचे हैं मुझे वापस दे दो। ये नए और बेहतर ले लो। मालूम होता है हमसे बनाने में कुछ गलती हो गई थी, इसीलिए जायका इतना अच्छा नहीं था। ठीक है भाई, लेकिन आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। हरगिज नहीं भाईजान। सत्यराज ने सारी दुकानों पर केले के चिप्स बदल दिए और फिर पहले की मानिंद उसके चिप्स फरोख्त होने लगे। इस मर्तबा तो मैंने संभाल लिया है। अगली मर्तबा ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं नहीं जी, मैं समझ गई हूँ कि लालच बुरी बला है। मैं फिर कभी लालच की वजह से मिलावट नहीं करूँगी। और जल्द ही उसकी एक फैक्ट्री बन गई, गीता चिप्स फैक्ट्री। उनकी ईमानदारी की वजह से उनका कारोबार इतना बढ़ पाया था। आनंदपुर गांव में दरिया के दरमियां एक बहुत ही मशहूर मंदिर था। इस मंदिर के बाहर वेंकट का एक छोटा सा स्टॉल था। इस स्टॉल में वो इडली, वड़ा और डोसा फरोख्त किया करता था। दर्शन करने आए हुए भक्त वेंकट के स्टॉल पर नाश्ता किया करते थे। भाईजान, एक मसाला डोसा दो और 2 प्लेट वड़ा सांभर देना। आप बैठिए भाईजान, मैं अभी ले आता हूँ। वेंकट की पत्नी डोसा बनाया करती और वेंकट खरीदारों को संभालता था। वेंकट सारे खरीदारों से बहुत अच्छे से गुफ्तगू किया करता था। लोगों को वेंकट के स्टॉल पर डोसा खाना बहुत पसंद था। अरे भाईजान, हमें भी 2 डोसा दे दीजिए। बिल्कुल भाईजान,
तशरीफ रखिए, मैं बनवाता हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वेंकट और पूजा मिलकर एक साथ काम करते थे, इसलिए उनकी आमदनी भी अच्छी थी। दोनों अपने कारोबार से बेहद खुश थे। बेटा, आइए आइए बाबा, तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वेंकट रोज इस ज़ईफ भिखारी को खाना खिलाता था, लेकिन ये बात उसकी बीवी पूजा को हरगिज पसंद नहीं थी। क्या जरूरत थी इस भिखारी को आदत लगाने की? ये रोज चला आता है मुफ्त का खाने के लिए। पूजा, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो? अरे लेकिन आप अगर इसे मुफ्त में खाना ना दे तो क्या ये मर जाएगा? कुछ ना कुछ और ये कर ही लेगा ना। ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद करने में हिचकिचाना चाहिए। जय हो दयावान, आप ऐसे ही लुटाते रहो। ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ भिखारियों की कतार लग जाएगी, कतार। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा, बाकी ऊपर वाला मालिक है। वेंकट ने उस ज़ईफ भिखारी के लिए कुछ वड़े, इडली और चटनी भरी और उसे दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफ भिखारी खाने लगा। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आया। पंडित दिखने में गोल मटोल था, छोटा कद और मोटी तोंद। जय माता की। जय माता जी। पंडित जी बैठिए, आइए ना बैठिए। पूजा ने पंडित के लिए टेबल साफ किया और पंडित बैठ गया। क्या खाएंगे आप पंडित जी? 2 प्लेट वड़ा, 2 प्लेट इडली, 2 डोसा। आज के लिए बस इतना ही। अभी लाती हूँ। पूजा पंडित की खिदमत में लग गई। तभी वेंकट उसके पास गया। मैं इस बाबा को मुफ्त खिलाता हूँ, वो तो गरीब हैं। ये पंडित तो निहायत ही अमीर है, तुम इसे मुफ्त क्यों खिलाती हो? ब्राह्मणों के बारे में ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मणों को खिलाने से बरकत मिलती है। और जब से मैंने इस पंडित को खिलाना शुरू किया है, देखो हमारा कारोबार बढ़ गया है। जैसे जिसकी सोच। तुम इस ब्राह्मण की खिदमत करो, मैं जा रहा हूँ भगवान जी के दर्शन करने। ठीक है, जाओ। वेंकट मंदिर में पहुंचा और उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ा। हे प्रभु, हमेशा मेरे साथ रहना और सबका भला करना। मेरी बीवी सोचती है कि भरे हुए पेट को भरकर उसे बरकत मिलेगी। मुझे इल्म है ये गलत है प्रभु, लेकिन अपना कर्म उस पर भी बनाए रखना। वेंकट अपने साथ सभी का भला चाहता था। वो एक बहुत ही नेक इंसान था। अपनी बीवी से छुप छुप कर वो गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था। ऊपर वाला तुझे बरकत दे। वेंकट को जरूरतमंदों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती थी, इसलिए वो छुपते छुपाते नेकी का काम करता ही रहता था। वहीं उसकी बीवी पूजा मतलबी थी। वो सोचती थी कि भगवान उनका ही भला करे और इसी वजह से वो ब्राह्मणों की खिदमत किया करती थी। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। वेंकट और पूजा का डोसा स्टॉल भी ठीक ही चल रहा था। वेंकट गरीबों की मदद करता और पूजा ब्राह्मणों की खिदमत करती। रोज सुबह 5 बजे की पहली नाव पकड़कर वेंकट और पूजा मंदिर पहुंचते थे और फिर वहां अपना कारोबार लगाया करते थे। और सुबह से ही उनके ठेले पर खरीदार आ जाते थे। फिर बारिश का मौसम आया। वेंकट और पूजा रोज की तरह नाव में सवार थे। आज लगता है तेज बारिश होगी। मतलब खरीदार कम होंगे। वो तो है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको भूखा थोड़ी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मंदिर खाली हो जाएगा हम घर लौट आएंगे। ठीक है। वेंकट और पूजा दरिया पार करके मंदिर के पास पहुंचे और रोज की तरह उन दोनों ने अपना ठेला लगाना शुरू किया। बारिश तेज हो रही थी। मुझे नहीं लगता आज कुछ खास ग्राहक आएंगे। देखते हैं। बस तभी 2-3 लोग उनके ठेले पर आ गए। आइए आइए भाईजान, बैठिए। हमें 3 प्लेट इडली और 2 प्लेट वड़ा दे दो। जी, अभी लाया। पूजा ने इडली वड़े तैयार किए और वेंकट ने खरीदारों को दे दिया। खरीदारों ने खाना शुरू किया। उन सब का खाकर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। लगता नहीं है आज ये बारिश रुकेगी। हाँ, बारिश की वजह से मंदिर में भक्त भी कम हैं। उस शख्स ने वेंकट को पैसे दे दिए। हम लोग कुछ देर यहीं इंतजार करेंगे, बारिश रुकते ही चले जाएंगे। जी चलेगा। वो लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं रुकी।
फिर वो लोग भीग कर दरिया तक पहुँचे। दरिया की खतरनाक शक्ल देखकर वो हैरान थे। दरिया में एक भी कश्ती नहीं थी और दरिया के पानी की सतह बढ़ती ही जा रही थी। वो लोग दौड़ते हुए वेंकट के पास आए और उसे ये सब बताया। ये सैलाब हम सबको डुबा देगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। तभी उनके सामने वो ज़ईफ भिखारी आया। बचाने वाला वो है तो आखिर कोई क्या मारेगा। यहाँ हम सबकी जान पर बनाई है और ये भिखारी हंस रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। हे भगवान, हम सबको महफूज किनारे पहुंचा दो। हे भगवान, रहम करो। वेंकट ऊपर वाले से दुआ करने लगा। तभी उस ज़ईफ भिखारी ने सामने रखी एक डोसे की प्लेट उठा ली। हम सब इतने बड़े खतरे में हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मेरे पीछे आओ। भिखारी के साथ सभी लोग दरिया के पास पहुंचे। भिखारी ने उस डोसे की प्लेट को जमीन पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली और जादू से उस डोसे का साइज बढ़ने लगा। डोसे का साइज इतना बड़ा हो गया कि मानो बड़ी कश्ती हो। वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। ये जादुई बड़ी डोसे की कश्ती दरिया को बड़ी आसानी से पार करा देगी। तुम सब इसमें बैठ जाओ। सभी लोग कश्ती में बैठ गए सिवाय उस भिखारी के। आप भी आइए। नहीं बेटा, मुझे बचाने वाला वो है, तुम सब जाओ। भिखारी के इशारा करते ही डोसे की बड़ी कश्ती दरिया में तैरने लगी। पानी की बड़ी बड़ी लहरों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंदर बैठे सभी लोग महफूज थे। वो सभी लोग दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और उनके उतरते ही डोसे की बड़ी कश्ती पानी में डूब गई। आज वेंकट के साथ सभी लोगों ने ये करिश्मा देखा था। डोसे की बड़ी कश्ती का करिश्मा शायद वेंकट की नेक दिली ही थी कि उसे जादुई डोसे की बड़ी कश्ती बचाने आई थी। केशव और गंगा की शादी के 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन दोनों की जरा भी नहीं बनती थी और इसकी वजह थी केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी मर्तबा बोला है आपको कि शराब पीकर घर न आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में आने से रोकने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बेहद खौफ होता है। कम से कम इसके लिए तो शराब से तौबा कर लीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे खौफजदा कैसे होगा? तो कुछ भी अनाप शनाप बकती है। सौरभ, अरे सौरभ। सौरभ अपने वालिद से खौफजदा होकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को बुज़दिल बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटने लगता है। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी बीवी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बेहद खौफ खाता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक रोज की बात है, गंगा ने फैसला कर लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की परेशानी से निजात पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने वालिद मधुकर राव को घर बुलाया। अब्बूजान, अब ये रोज का हो गया है। ये नशे में धुत आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं, और अब तो सौरभ अपने वालिद से खौफ खाने लगा है। तू फिक्र ना कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, लेकिन वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, तब तशरीफ लाए। गंगा, अपने वालिद का अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं यहाँ खाने पीने नहीं बल्कि आपसे बात करने के लिए तशरीफ लाया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने किस मुतालिक? आपकी इस रोज रोज की शराब पीने की आदत के मुताबिक। दामाद जी, आप होशियार हैं। आप जानते ही होंगे
कि शराब की आदत की वजह से आपकी खानदानी जिंदगी खराब होती जा रही है। आपका तो बेटा भी आपसे खौफजदा रहने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा खुद का मामला है, आपको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी बेटी और नवासे की बेहतरी के लिए बोलने का हक है। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी बीवी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत फरमा रहे हैं। वो अभी भी मेरी बेटी है। मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ, मैं भी देखता हूँ कितने रोज रखेंगे। चलो बेटी, अब इस इंसान से बात करना भी बेकार है। लेकिन सौरभ, अम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी अम्मा का पल्लू थाम कर। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ रुखसत हो लिए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो उगाए हैं मेरे बच्चे। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बेइंतहा खुश था, लेकिन गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। अब्बूजान, मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन मेरी वजह से आपके खर्च में इजाफा हो जाएगा। इन आमों को फरोख्त कर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था। अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया है। अब सब कैसे मुमकिन होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी शौहर के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव पूरा वक्त अपने आम के बगीचों में अपने नवासे के साथ गुफ्तगू करने में गुजारते थे। नानू जान, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो दरख्त शायद जब तेरी अम्मा तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटे, वो तो मेरे वालिद साहब ने लगाया था, मेरी पैदाइश से भी कबल। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। बहुत हो गई गुफ्तगू आप दोनों की, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी रोज हो गए तेरे हाथों की वो लजीज चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है अब्बूजान, आज बनाती हूँ, शाम को ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा बावर्ची खाने लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बागीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के दो दोस्त भी आए थे। अब्बूजान, चटनी बन गई है। बहुत खूब, इन दोनों को भी खिलाओ। जरूर अब्बूजान। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको खाने को दिया। कच्चे आम का जायका लेते ही, अरे वाह, ये तो बहुत खूब है, चटकदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छे कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ, बेशक। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम फरोख्त कर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? अब्बूजान, मैं सोच रही हूँ कि जैसे चाचा ने कहा, कच्चे आम का कारोबार कर लूं। कम से कम कुछ तो आमदनी होगी। वैसे तरकीब बुरी नहीं है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और अगले ही रोज से कच्चे आम का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चे आम कितने के दिए? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट दे दो। गंगा ने उस खातून को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना जायकेदार कच्चे आम मैंने पहले कभी नहीं खाए। इसके बाद कई और खरीदारों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही रोज गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे कच्चे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर
वो बेहद खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा अब्बूजान, लोगों को मेरे कच्चे आम बेहद पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए अब्बूजान। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। ऊपर वाले के करम से तेरा नया कारोबार खूब तरक्की करे। शुक्रिया अब्बूजान। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद कर थक गया था, मैंने उसे खाना खिला दिया और फिर वो सो गया। अब्बूजान, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी बिटिया, मैं अपनी दुख्तर का साथ कैसे नहीं देता? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनी। गंगा ने अपने वालिद को गले लगा लिया और शुरू हो गए खुद इन्हीं सारी की मुहिम। गंगा रोज कच्चे आम फरोख्त करती और उसके वालिद साहब उनकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी शौहर की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती।